तो स्टूडेंट्स आज अमाइंस की हम जो असाइनमेंट थी उसके डाउट डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला डाउट है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में उन्होंने बोला हुआ रीअरेंज दी फॉलोइंग इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने उनको अरेंज करना है। तो बस इन सभी का पहले आपको स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर है दिस, इसका स्ट्रक्चर है दिस, इसका स्ट्रक्चर है दिस, और इस लास्ट वाले का स्ट्रक्चर है। जैसे कि मैंने आपको बोला था बेंजीन रिंग होना नाइट्रोजन की लोन पेयर को बहुत ज्यादा कम कर देता है ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट। तो इट मींस इन दोनों के केस में बेसिसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी ड्यू टू बेंजीन रिंग। इसके केस में हालांकि थोड़ी बहुत बेसिसिटी कंपनसेट हो जाएगी ड्यू टू दीज मिथाइल ग्रुप, क्योंकि ये अपने प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन देंगे नाइट्रोजन को। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा? सबसे लास्ट में ये आएगा बेसिसिटी में, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर स्कैटर हो चुका होगा। इसमें ये आएगा तीसरे नंबर पे। ओके। अब अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में इसमें नाइट्रोजन के साथ दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, और जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे हों उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि उनकी वजह से प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। ओके। इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप लगा है। ठीक। तो मतलब दूसरे नंबर पे ये आएगा, सबसे पहले नंबर पे ये आएगा बेसिसिटी में। इसमें नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई होगी। बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम। चाहे आप ये स्टेटमेंट नोट भी कर सकते हो, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी बेसिसिटी नहीं बोलेंगे इसको, बेसिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी ऑन नाइट्रोजन एटम उतना ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है अमाइंस का। ओके। तो इसमें ऑर्डर विल बी 1 2 3 4। नेक्स्ट 19th का सेकंड पार्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। यहाँ पे ये लिखने का मतलब क्या है उनका, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। हमने पढ़ा है कि पीकेबी वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केबी, और केबी जो है, केबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ। ओके। अमाइंस में जितना ज्यादा केबी हो उतने ही ज्यादा वो बेसिक होते हैं। बट यहाँ पे पीकेबी वैल्यू का ऑर्डर पूछा है उन्होंने। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू पूछा है। हमें पता लग गया कि पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केबी, इट मींस पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसके लिए पीकेबी वैल्यू कम आएगी। तो इट मींस अगर आपने इसी स्टेटमेंट को यहाँ से ये काट के ये बोलना हो, अगर हम ऐसे बोल दें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है, तो वो सेम बात ही है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी का मतलब यही हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो बस आपने इन सभी को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। इन्होंने इनडायरेक्टली ये बात बोली है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करो। बस इन्होंने पीकेबी वैल्यू के टर्म में बोल दी, चेक करने के लिए कि आपको पीकेबी वाला कंसेप्ट याद भी है कि नहीं। ओके। तो अब इन तीनों में बस आप इन सभी में आपने इनका बेसिक स्ट्रेंथ देख लेना है। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ये अभी क्वेश्चन जो पिछला किया वो सेम ही क्वेश्चन है। ओके। दूसरे नंबर पे आपके पास कौन होगा? ये। तीसरे नंबर पे कौन होगा? ये। चौथे नंबर पे ये है बेसिक स्ट्रेंथ में। ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ में ये ऑर्डर है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू का भी यही ऑर्डर हुआ? नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू, पीकेबी वैल्यू का डिक्रीजिंग ऑर्डर, पीकेबी वैल्यू सबसे हाई किसकी होगी? पीकेबी वैल्यू इसकी सबसे हाई होगी ना, क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। दूसरे नंबर पे किसकी किसकी कौन सी आएगी? दूसरे नंबर पे आएगा ये, तीसरे नंबर पे ये, और चौथे नंबर पे ये। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू का मतलब यही हुआ ना। ठीक है, कि जिसकी पीकेबी वैल्यू, वेट वेट वेट, मेरे को लगता है थोड़ा सा गलती हो गई। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू,
पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। तो जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट है उसकी पीकेबी वैल्यू लोवेस्ट होनी चाहिए। तो हाँ, इसकी पीकेबी वैल्यू लोवेस्ट है क्योंकि ये सबसे ज्यादा बेसिक है। ओके, तो ये फोर्थ नंबर पे आएगा और सबसे पहले नंबर पे वो आएगा जो सबसे कम बेसिक है। वो कौन है? वो आपका सबसे कम बेसिक वाला कौन था? ये वाला। तो हाँ, पीकेबी वैल्यू इसके लिए सबसे हाईएस्ट आएगी, दूसरे नंबर पे इसकी, तीसरे नंबर पे इसकी और चौथे नंबर पे इसकी। सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, बट इट। चलो 22nd, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन वाटर। इन वाटर का मतलब क्या है? वाटर में मैंने क्या बोला था कि वाटर में थोड़ा बहुत जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं, इसका हमने पूरा डिस्कशन किया हुआ बेसिक स्ट्रेंथ में। एलिफेटिक अमीन्स होते हैं, उनमें क्या ऑर्डर होता है वाटर के केस में? वो ऑर्डर होता है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। कब? अगर आपका जो एल्काइल ग्रुप है जो अमाइन के ऊपर लगा है, दैट इज नॉट वेरिएबल की। अगर नॉट वेरिएबल की, तब ये वाला ऑर्डर होता है। ठीक। और अगर बल्कि हो तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इफ बल्कि, जो अमाइंस में आपका ग्रुप लगा हो वो। क्लियर? और यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है? हम एलिफेटिक अमाइंस की बात करेंगे। ये तो एरोमेटिक होगा, इसको तो बाहर ही निकालो, इसको तो सबसे एंड में डिस्कस करेंगे ना। एलिफेटिक में ये 2 डिग्री एलिफेटिक अमाइन है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ओके। और इथाइल जो है वो बल्कि है। तो बेसिक स्ट्रेंथ इन दी वाटर क्या होगा? 2 डिग्री सबसे पहले आएगा, मतलब ये वाला सबसे पहले आएगा। उसके बाद 1 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री, ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे। और ये वाले जो एरोमेटिक अमाइंस हैं वो तो होते ही लेस बेसिक हैं। हमने पढ़ा हुआ है एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट ऑफ बेंजीन। उससे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हो जाती है, तो ये अच्छा बेस नहीं रहता। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3 4। इन वाटर ऑर्डर ये होगा। ओके। अगर हम इन गैस फेस देखेंगे तो इन गैस फेस के केस में क्या होता है? इन गैस फेस के फेस में तो वही है, सिर्फ प्लस साइन इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपने अरेंजमेंट करना है एलिफेटिक अमाइंस का। ओके। वाटर में तो हमने सिर्फ प्लस साइन इफेक्ट नहीं देखना, उसमें हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखनी होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखनी होती है और साथ में हमने बल्कीनेस ऑफ अल्काइल ग्रुप भी देखनी होती है। ये तीनों फैक्टर देखने होते हैं। बट अगर हम गैस फेस में बात कर रहे हैं, हम मतलब प्योर फॉर्म ऑफ अमाइन की बात कर रहे हैं, तो प्योर फॉर्म ऑफ अमाइन में सिर्फ और सिर्फ हमने प्लस आई इफेक्ट देखना होता है, प्लस आई और माइनस आर। ओके। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बल्कीनेस मैटर नहीं करती गैस फेस में। तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें होगा? 3 डिग्री में, तो ये पहले नंबर पे आएगा। उससे कम 2 डिग्री में, उससे कम 3 डिग्री में। और इसमें तो माइनस आर इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की कम हो रही है, तो ये फोर्थ नंबर पे ही आएगा। ओके। तो देन ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी विल बी this will be the highly basic, and the benzene वाला जो अमाइन है that will be the lowest basic। ठीक है जी। अब जो असाइनमेंट 2 है उसमें आपके ये जो डाउट है 12 to 17 एंड 18 19, ठीक है, इनको मैंने आगे पेज पे किया हुआ है, सेपरेट सेपरेटली सॉल्व करते हैं इनको। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है आपने? यू हैव टू कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू फिनोल। नाइट्रोबेंजीन से फिनोल बनाना है। नाइट्रोबेंजीन आपका होता है ये, और इससे क्या बनाना है? फिनोल। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? ये कन्वर्जन अचीव करने के लिए हमें पता है कि यहाँ से ये पूरा का पूरा ग्रुप रिमूव ही करना पड़ेगा और उसकी बजाय ओ एच लेके आना पड़ेगा। फिर हमें याद आता है कि हाँ भाई, डाइजोनी अगर हम डाइजोटाइजेशन करवाएं पहले, मतलब अगर हम यहाँ पे पहले नाइट्रो कंपाउंड की डाइजोटाइजेशन करवाएं। डाइजोटाइजेशन कैसे होती है? ठीक है, नहीं, डाइजोटाइजेशन डायरेक्ट नहीं हो सकती। डाइजोटेशन करवाने से पहले आपको इसको पहले एनिलिन बनाना पड़ेगा। और एनिलिन कैसे बनाओगे? बाय रिडक्शन। तो इसकी पहले अगर रिडक्शन करवाएं तो ये पे बन जाएगा एनिलिन। ओके। रिडक्शन से एनिलिन बन गया, उसके बाद इसकी डाइजोटाइजेशन करवा दें। डाइजोटाइजेशन करवाने के बाद क्या होगा? यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा ये वाला। और डाइजोनियम सॉल्ट तो वैसे ही अनस्टेबल होते हैं, तो इन डाइजोनियम सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करवाने पे और थोड़ा सा हीट करने पे क्या होता है? ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता था, यहाँ पे क्या लग जाता है?
OH ग्रुप, ओके, नाइट्रोजन और HCl विल बी द बाय प्रोडक्ट, क्लियर। और डाइजोटाइजेशन करवाने के लिए क्या यूज करना होता है, हमें HNO यूज करना होता है, नाइट्रस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ओके। और ये रिडक्शन करवाने के लिए क्या यूज करना होता है हमें, कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, हम क्या करते हैं टेन और HCl जो कॉमन वाला है उसकी बात कर लेते हैं, क्लियर। तो फर्स्ट कन्वर्जन इज क्लियर टू यू। हमें दिख रहा था कि ये पूरा का पूरा ग्रुप रिमूव ही करना पड़ेगा, उसकी बजाय OH लेके आना है, और वो हमें दिमाग में आया कि पहले डाइजोटाइजेशन करवानी पड़ेगी, पर डाइजोटाइजेशन करवाने, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट में ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप निकल ही जाता है हाइड्रोलिसिस करवाने पे, और OH लग जाता है। तो मेरे क्या, हमारे दिमाग में यही चलेगा कि इसकी पहले रिडक्शन करवाओ, इसको एनिलिन बनाओ, एनिलिन की डाइजोनियम सॉल्ट, एनिलिन से बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट, उसके बाद बनेगा उसका फिनोल, ओके। नेक्स्ट आपका है एनिलिन टू क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये इसका भी रास्ता जो है वो बाया डाइजोनियम सॉल्ट होके ही जाता है, ओके। सैंड में रिएक्शन याद है, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, हम क्या करेंगे एनिलिन से क्या बनाना है हमने, क्लोरोबेंजीन, ओके। तो ये कैसे बन सकता है, हमें दिख रहा है कि एनिलिन से हम डाइजोटाइजेशन करवा सकते हैं। डाइजोटाइजेशन कैसे होती है, HCl और HNO2 की प्रेजेंस में, नाइट्रस एसिड मेन रोल प्ले करता है डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपरेशन में। ये बन गया डाइजोनियम सॉल्ट। उसके बाद हमें याद आया डाइजोनियम सॉल्ट की जब हम रिएक्शन करवाते हैं CuCl और HCl से, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। ये हमने रिएक्शन कहाँ पढ़ी है, अराइल हलाइड्स की प्रेपरेशन में भी पढ़ी है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे फिर जो भी यहाँ पे हेलोजन है वो यहाँ पे अटैक कर देता है, ओके, और नाइट्रोजन विल बी द बाय प्रोडक्ट, दैट्स इट, फिर सैंडवेयर नहीं लगानी तो गैटरमैन कोच भी लगा सकते हो, गैटरमैन कोच में कोई फर्क नहीं होता। गैटरमैन कोच में क्या फर्क होता है, यहाँ पे बस कॉपर और HCl यूज करना है, CuCl ना यूज करके कॉपर यूज करना है, इसको बोलते हैं गैटरमैन कोच, ओके। सैंड में रिएक्शन की ही थोड़ी मॉडिफिकेशन है, प्रोडक्ट वही बनेगा आपका। अगर पेपर में भूल जाओ कि क्या करना है, यहाँ पे क्या कौन सा रिएजेंट है, इतना तो याद है ना कि सैंड में रिएक्शन है, यहाँ पे बस सैंड में रिएक्शन लिख देना, रिएजेंट चाहे ना लिखना, आपका प्रोडक्ट बना देना। यहाँ पे अगर आप डाइजोटाइजेशन के लिए भी भूल जाते हो कि कौन से रिएजेंट यूज होते हैं, रिएजेंट ना लिखो, यहाँ पे लिख तो सकते हो डाइजोटाइजेशन करवानी है पहले, ओके। so this is way to attempt the conversions। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलिन टू बेंजोनाइट्राइल। बस आपको पहले इनिशियल प्रोडक्ट, इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, ये ना हो कि इनका स्ट्रक्चर ही ना पता हो, फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले 13th का फर्स्ट पार्ट, अब इसमें क्या है आपका एनिलिन, एनिलिन क्या होता है, ओके। और इससे बनाना क्या है आपने अल्टीमेटली, बेंजोनाइट्राइल का फॉर्मूला ये है, दिस इज कॉल्ड एज द बेंजोनाइट्राइल, ओके। तो ये भी तो, इसका रास्ता भी तो डाइजोटाइजेशन से जाता है, कैसे, अगर इसमें पहले डाइजोटाइजेशन करवाएंगे तो क्या होगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, ये बन जाएगा। तो जो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा उसको हमने सैंडवेयर में क्या किया था, कॉपर क्लोराइड और HCN से रिएक्ट करवाया था, बट अगर यहाँ सॉरी HCl से रिएक्ट करवाया था, यहाँ पे कॉपर क्लोराइड ना लेके अब हम क्या ले लेंगे, ओ सॉरी इसको इरेज करना, अब यहाँ पे कॉपर क्लोराइड ना लेके क्या ले लेंगे, कॉपर साइनाइड ले लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCN, बस। तो फिर क्या होगा, यहाँ से साइनाइड अटैक करा देगा यहाँ पे, और आपका नाइट्रोजन एंड HCl विल बी द बाय प्रोडक्ट, खत्म, ओके। कई बार HCN की बजाय ACN भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने तो ये देखना है कि कौन, ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन, सॉरी ये वाला न्यूक्लियोफाइल कौन प्रोड्यूस कर सकता है, HCN भी ले सकते हो, KCN भी ले सकते हो। KCN ज्यादा बेटर है, क्यों KCN ज्यादा बेटर है, क्योंकि KCN जो है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एज कंपेरिजन टू HCN, ठीक है। तो यहाँ पे HCN को भी काट दो, यहाँ पे मेजरली लिखो ही KCN, बट अगर भूल जाता है KCN तो HCN भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, CuCN प्लस KCN लिख दो। तो आपका ये 13th का फर्स्ट पार्ट इज डन, 13th का सेकंड पार्ट नाउ, इथेनामाइन टू इथेनॉइक एसिड,
अब वो इथेनामाइन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2NH2, दिस इज इथेनामाइन। और इसको बनाना क्या है? इथेनॉइक एसिड। अब हमें क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे इन्होंने इस NH2 ग्रुप को पहले निकाल ही देना है, पूरा का पूरा निकाल देना है। NH2 ग्रुप को निकालने का तरीका ही क्या है? NH2 ग्रुप को निकालने का तरीका वाया डाइजोटाइजेशन होकर जाता है, क्योंकि देखो डाइजोटाइजेशन के बाद ये पूरा का पूरा ग्रुप ही रिमूव हो जाता है। ओके, तो इसका डाइजोटाइजेशन ही करवाना पड़ेगा। तो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब देखो इसको डाइजोटाइजेशन करवाते हैं इसका, तो क्या बनेगा इसका? CH3CH2NH2 डाइजोटाइजेशन करवानी है, तो क्या बनेगा? डाइजोटाइजेशन करवाएंगे NaNO2 और HCN HCl की हेल्प से, तो डाइजोनियम सॉल्ट बना दो, कौन सा बनेगा? ये बनेगा। और ये वैसे ही अनस्टेबल होता है, वाटर की प्रेजेंस में क्या बनाता है? एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। फिर थोड़े बहुत स्टेबल होते हैं, जो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं वो तो वैसे ही अनस्टेबल होते हैं, तो नाइट्रोजन निकाल देगा बाहर। तो आपका क्या बन जाएगा? इथेनॉल। क्लियर? अब जब इथेनॉल बन जाएगा, तो हमने पढ़ा हुआ ना इथेनॉल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? जब इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बन जाता है? यहाँ से जो अल्कोहल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे यहाँ से, वेट, ये वाले दो हाइड्रोजन कार्बोक्सिल निकल जाएंगे यहाँ से, और इसकी बजाय एक ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा? अल्टीमेटली यू विल गेट, ये आ गया आपका इथेनॉइक एसिड। क्लियर? तो ये 13th का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट डन। अब 14th क्वेश्चन को देख लेते हैं। मिथाइल अमाइन टू आइडोमिथेन। अब इसका रास्ता भी मेरे को डाइजोनियम सॉल्ट से ही लग रहा है। डाइजोनियम सॉल्ट से ही है ना, मिथाइल अमाइन टू आइडोमिथेन। लो फिर इसका भी लो। अब मिथाइल अमाइन है आपका, ये बनाना क्या है? 14th का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, आइडोमिथेन। तो इसमें ये पूरा का पूरा ग्रुप उड़ाना है। कैसे उड़ेगा? पहले पहले डाइजोनियम सॉल्ट डाइजोटाइजेशन करवानी है। उसमें क्या होता है? उसके बाद उसमें आयोडीन ऐड कर देना है। तो बस कर दो, CH3NH2, इसकी डाइजोटाइजेशन पहले स्टेप में डाइजोटाइजेशन करवानी है। और बाद में आपने क्या करना होता है? बाद में हमने उसको अल्कोहल भी बनाना होता है, तो उसके लिए हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ती है, H2O ऐड करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाता है? अब ये मैं दोनों स्टेप इकट्ठे कर रहा हूँ यहाँ पे। मिथेनॉल बनेगा पहले। अब मिथेनॉल की रिएक्शन किससे करवानी है? ये वाले इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करवानी है, यहाँ से OH नेगेटिव आयन रिमूव हो जाएगा। ये तो हमने प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में भी किया है। ठीक है, HI से रिएक्शन करवा दो इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4। नहीं, H2SO4 की प्रेजेंस में नहीं करते थे ये रिएक्शन, इसको करते थे H3PO4 के साथ प्रेजेंस में, क्योंकि H2SO4 HI के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? CH3I प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? बाय प्रोडक्ट विल बी दी वाटर। तो आपका बन गया आइडोमेथेन। ये फर्स्ट चैप्टर की रिएक्शंस भी कुछ कुछ बीच में आ रही हैं, जो हमने सबसे पहले कराया है ऑर्गेनिक में, हेलोल्केन्स एंड हेलोरीन। तो 14 का फर्स्ट पार्ट इज डन। 14th का सेकंड पार्ट नाउ। सेकंड पार्ट क्या है? क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरोएनिलीन। क्लोरोबेंजीन टू, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, टू पैरा क्लोरोएनिलीन, ये बनाना है। अब ये कैसे करें? डाइजोटाइजेशन से उल्टा चलना है इसमें अब। ओके, इसमें मेरे को दिख रहा है कि इसको नहीं हमने कुछ करना है, इसकी पैरा पोजीशन पे NH2 ग्रुप लेके आना है। NH2 ग्रुप कैसे लाते हैं? हमने ऐसा ही अभी एग्जांपल करा है NH2 ग्रुप लाने वाला। कैसे वाला करा है? कहाँ पे करा है? ये अभी करा तो था ये वाला। NH2 ग्रुप कैसे आता है? पहले NO2 आता है, उसके बाद NH2 आता है। ओके, NO2 की रिडक्शन कर दो तो वो NH2 बन जाता है। बस वो चीज करनी है इसमें। अब क्या करना है? हमें दिख रहा है कि अगर क्लोरोबेंजीन की, हमें पता है क्लोरीन जो है ये कौन सा ग्रुप होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अगर इसकी नाइट्रेशन करवा दें, नाइट्रेशन में HNO3 की से रिएक्शन करवानी होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4।
तो नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है NO2 पॉजिटिव आयन, ये अटैक करेगा पैरा पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि क्लोरीन इज दी पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, ऑर्थो एंड पैरा होता है, बट हम सिर्फ पैरा प्रोडक्ट की बात करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अवर रिएक्शन। तो आपके पास क्या होगा? यू विल गेट पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। बस उसके बाद क्या करना है, इसकी रिडक्शन करवा दो SN और HCl के साथ। यू विल गेट रिडक्शन में इसकी रिडक्शन हो जाके क्या बन जाएगा? NH2। क्लियर? और ये वाला कंसेप्ट हमने कहाँ पढ़ा कि ऐसे करना है? नाइट्रेशन में। और हेलो अल्केन्स की रिएक्शंस में पढ़ा हुआ ना हमने कि हेलो अल्केन्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो इसलिए मेरे को पता था कि क्लोरोबेंजीन को कि अगर नाइट्रेशन करवाऊंगा उसमें नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगेगा, ऑर्थो पे भी लगेगा, बट हम उस प्रोडक्ट की बात ही नहीं कर रहे, हमें तो अपने कन्वर्जन वाले प्रोडक्ट की बात करनी है ना। इसमें ये नहीं होगा कि इसमें साइड बाय साइड एक प्रोडक्ट ये भी बनेगा, ये वाला। ये वाला भी बनेगा ये, जैसे मान लो 30% ये बनेगा तो 70% ये बनेगा। ओके, बट मेजर प्रोडक्ट तो यही है ना, तो हम इसलिए मेजर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमारे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला आंसर दे रहे हैं। ओके, तो ये मेथड है आपका 14th का सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 15th का फर्स्ट पार्ट, मिथाइलमाइन टू डायमिथाइलमाइन। अब इसमें एक मिथाइल ग्रुप ऐड करना है आपने, मिथाइलमाइन टू डायमिथाइलमाइन। CH3NH2, इसको बनाना है डायमिथाइलमाइन। सॉरी जी, मैं क्वेश्चन गलत रीड कर गया था। 15th का है, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइलमाइन एंड डायमिथाइलमाइन। मिथाइलमाइन कौन सा होता है? CH3NH2, ये 1 डिग्री अमाइन है। और डायमिथाइलमाइन कौन सा है? ये 2 डिग्री अमाइन है। तो आउट ऑफ दीज टू अमाइंस विच अमाइन ये 1 डिग्री की तरह बिहेव करेगा? तो 1 डिग्री के लिए कोई ऐसा टेस्ट है जो 1 डिग्री के लिए हो, 2 डिग्री के लिए ना हो? कार्बाइलमाइन टेस्ट तो सुना है? तो ये कार्बाइलमाइन टेस्ट देगा 1 डिग्री वाला? ये नहीं देगा। केमिस्ट्री क्या है वो आपको रिएक्शन में जाके दोबारा पढ़नी पड़ेगी, वो अभी मैं इसमें नहीं डिस्कस करूंगा। ओके, क्योंकि मतलब एट दी एंड बता देता हूँ कि 1 डिग्री अमाइंस के केस में जब आप उनको KOH और क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करवाते हो, दे आर गोइंग टू फॉर्म आइसोसाइनाइड्स। ओके, आइसोसाइनाइड्स, और आइसोसाइनाइड्स की बड़ी ही ऑफेंसिव सी स्मेल होती है। ओके, तो आइसोसाइनाइड सिर्फ इसमें बनेंगे मिथाइलमाइन में, 1 डिग्री अमाइन में, जब इसमें आप KOH और क्लोरोफॉर्म डालोगे। डायमिथाइलमाइन ये वाला टेस्ट शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन। ये 1 डिग्री अमाइन है, ये आपका 2 डिग्री अमाइन है। और सेम ये कार्बाइलमाइन टेस्ट देगा? ये नहीं देगा। और भी इसके लिए एक और टेस्ट हो सकता है, कौन सा टेस्ट हो सकता है? एजोडाई टेस्ट। इसका एजोडाई टेस्ट भी हो सकता है। ओके, जिसमें इसको जिसमें इससे पहले आपने क्या बनाना है, इसका डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है, इसकी डाइजोडाइजेशन करवानी है। जैसे ही उसमें बीटा नेफ्थॉल डालोगे, बीटा नेफ्थॉल का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा नेफ्थोल होता है, दिस इज कॉल्ड एज दी बीटा नेफ्थोल। ये वाला बीटा, जैसे उसमें बीटा नेफ्थोल डालोगे तो क्या होगा? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, और ये डाई बन जाएगी। वो सिर्फ इसमें बनेगी एनिलीन में, इसके केस में नहीं बनेगी। ओके, तो दो टेस्ट बता दिए एनिलीन, एक तो एजोडाई कार्बाइलमाइन टेस्ट देगा? ये नहीं देगा। उसके बाद ये एजोडाई टेस्ट देगा? ये नहीं देगा। क्योंकि एन मिथाइल एनिलीन की जो आपके पास 2 डिग्री अमाइन होते हैं उनकी डाइजोडाइजेशन होती नहीं है, इनमें डाइजोनियम सॉल्ट बनेंगे नहीं। अगर डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनेंगे तो ये एजोडाई टेस्ट भी नहीं देंगे। ठीक है, एजोडाई टेस्ट देने के लिए आपके पास जो 1 डिग्री अमाइन है वो पहले डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद वो डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होने के बाद फर्दर किसी अल्कोहल
अल्कोहल नहीं, सॉरी, फिनोल के साथ रिएक्ट करके डाई बनाता है। ओके, टेस्ट की वीडियो देख लेना आप इसकी। सेकंड 16th, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट? एनिलीन टू नाइट्रोबेंजीन, ये तो पता लगी कि एनिलीन टू नाइट्रोबेंजीन क्या करना है, ऑक्सीडेशन करनी है। एनिलीन टू नाइट्रोबेंजीन ऑक्सीडेशन से बनता है ना। ओके, बट मैं बोलूँ नहीं, वो तो बेंजोफिनोन बनता है। एनिलीन की जब भी ऑक्सीडेशन हो जाती है वो तो बेंजोफिनोन डायरेक्टली बन जाता है, तो ऑक्सीडेशन तो से तो बात नहीं बनने वाली ये वाली। हमने पढ़ा होगा ना कि ये जो अमाइंस होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन से बड़े अजीब अजीब प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, तो एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बना जाए? नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने वाले रिएक्शन तो देख लिया आपने, सिंपल रिडक्शन। इसमें हम सिंपल ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते, क्योंकि सिंपल ऑक्सीडेशन करवाओगे तो नाइट्रोबेंजीन बनने के बजाय बेंजोफिनोन बन जाएगा, सॉरी बेंजोक्विनोन बन जाएगा। इट इज नॉट बेंजोफिनोन, इट इज बेंजोक्विनोन। तो अब क्या करें? करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी क्या था, एनिलीन टू नाइट्रोबेंजीन बनाना है ना। आपको पहले, सबसे पहले एनिलीन में ये NH2 ग्रुप रिमूव कर देना है। उसके बाद अगर ये रिमूव हो गया, अकेली बेंजीन रिंग बची, तो बेंजीन रिंग की नाइट्रेशन करवा देंगे HNO3 और H2SO4 से। उससे उससे क्या होगा, बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा, बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। और इसको बेंजीन में कैसे लेके आए पहले, एनिलीन से बेंजीन कैसे लेके आए वो चैलेंज है। उसके लिए हमारे पास क्या करवानी होती है हमने, डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन से क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। डाइजोनियम सॉल्ट को जब वाटर से रिएक्ट करवाओ, ठीक है, या वाटर से अगर रिएक्ट ना करवाओ, सीधा ही डिकम्पोज होने दो, तो क्या बनता है, सीधा डिकम्पोज करवा दो बिना वाटर से रिएक्ट करवाए, तब आपके पास बनेगी बेंजीन, नाइट्रोजन निकल जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, तो ये जो बेंजीन बन जाएगी उसको क्या करो, उसकी करवा दो नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे होनी है, HNO3 और H3PO4 से। तो नाइट्रेशन से क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा, बन गया नाइट्रोबेंजीन। एनिलीन टू नाइट्रोबेंजीन ऐसे बना सकते हैं। इथेनामाइन टू एन इथेनामाइड, इथेनामाइन का फॉर्मूला हो गया CH3CH2NH2, और इसमें बोला है इन्होंने एन इथाइल इथेनामाइड, CH3CH2, ये अमाइड बनाना है इन्होंने, इन्होंने बोला है एन इथाइल, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर आपके पास अमाइड का फॉर्मूला होता है ये, दिस इज कॉल्ड एज दी अमाइड। ओके, इथेनामाइड है, मतलब यहाँ पे CH3 है, इसको बोलेंगे इथेनामाइड। इसके नाइट्रोजन पे इथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे इथाइल, एक हाइड्रोजन कम हो गया, ये है एन इथाइल इथेनामाइड। किससे बनाना है, इसको बनाना है आपने CH3CH2NH2 से। ओके, मतलब एक्चुअल में हुआ क्या है, इसको इस मॉलिक्यूल को थोड़ा उल्टा करके लिख रहा हूँ मैं, CH3CH2NH, C डबल बॉन्ड O, CH3। आपने यहाँ पे इसके ऊपर एसिटाइलेशन करवाई है, एसिटाइलेशन करवाई है इसकी, तो मतलब एसिटाइलेशन करवा दो सिंपल। कैसे करवाते हो एसिटाइलेशन, ठीक है, CH3CH2NH2, इसकी एसिटाइलेशन के लिए आपने क्या यूज करना है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, एसिटिक एनहाइड्राइड में से ये वाला ग्रुप जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा जाके, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2NH, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो इसका नेम है 1 2, ये अमाइड ग्रुप है। अब अमाइड के नाइट्रोजन के ऊपर लगा हुआ है इथाइल, एन इथाइल, और इसका नेम क्या हुआ, इथेन अमाइड। क्लियर? बट मान लो आप बोल रहे हो कि सर मेरे पास ये एनहाइड्राइड नहीं है अवेलेबल, आपने तो कर दिया ठीक भी है, बट मेरे पास ये वाला अमाइड नहीं है। रुको जी रुको, मेरे को लिखने दो पहले ये, नहीं तो आप बाद में भूल जाओगे कौन सा था ये। 16th का सेकंड पार्ट है, CH3CH2NH2।
इसको आपने क्या किया, आपने इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवा दिया। ओके, एनहाइड्रेशन करनी थी, हमने एसिटाइलेशन करनी थी ना इसकी, एसिटाइलेशन करवा दी। ओके, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH C डबल बॉन्ड O CH3, और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला पार्ट जो बचा, इसका बाय प्रोडक्ट बन जाएगा CH3COOH। ओके, चलो इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते अभी, इसको ऐसे ही रखो। 16th का सेकंड पार्ट इज दिस, ये कन्वर्जन ऐसे हो जाएगी। 17th, state the reaction and the reaction conditions for the following conversions. Now 17th का फर्स्ट पार्ट, 17th का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू नाइट्रोबेंजीन बनाना है। अब वैसे ये डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से नाइट्रोबेंजीन बनाना है, ये वाला तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी शायद। आपने इसको क्या करना है, पहले इसमें इसकी डिकम्पोजिशन होने देनी है, इसको कर देना है बेंजीन में कन्वर्ट। ओके, बेंजीन में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या करवा देनी है, इसकी नाइट्रेशन करवा देंगे HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में। ओके, पहले इसको डिकम्पोज करना है। ओके, बस डिकम्पोज हो गया, उसके बाद बात खत्म। चलो, 17 का फर्स्ट पार्ट इज डन, 17 का सेकंड पार्ट, एनिलीन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये तो इजी है। एनिलीन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बनाना है। तो इसमें क्या करना है, इसमें तो सिंपल डाइजोटाइजेशन ही करनी है, HNO2 और HCl मिला दो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसकी डाइजोटाइजेशन हो जाती है। बाय प्रोडक्ट क्या क्या निकलते हैं, NaCl, क्योंकि यहाँ पे NaNO2, सॉरी यहाँ पे HNO3 डायरेक्ट ना लेके हम NaNO2 लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये भी लिख दोगे तो भी ठीक है, ये लिख दोगे तो भी ठीक है। बाय प्रोडक्ट में NaCl और N2 इज दी बाय प्रोडक्ट। ओके, तो 17 का सेकंड पार्ट इज डन। नेक्स्ट आपके पास लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, 18th, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ABC का स्ट्रक्चर देना है आपने। अब इसमें CH3Br, इसके ऊपर KCN का जो साइनाइड आयन है वो अटैक कर देगा। ओके, तो क्या बन जाएगा, CH3, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है, सब्सटीट्यूशन हो रही, तो ये बन जाएगा CH3CN। ओके, उसके बाद आपने क्या किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये करवाई रिडक्शन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करवाता है, रिडक्शन। रिडक्शन से क्या बन जाएगा, CH3CH2NH2। ओके, तो बी जो है वो ये है, ए जो है वो ये है। उसके बाद डाइजोटाइजेशन की कंडीशन है ना, ये HNO2 273 केल्विन पे, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। तो डाइजोटाइजेशन में क्या होगा, इसका डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। बट एक्चुअल में इसका डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल होता ही नहीं है। हमने बोला पढ़ा हुआ है ना कि अल्काइल वाले जो डाइजोनियम सॉल्ट बनते हैं, दे आर नॉट वेरी स्टेबल। तो इसका क्या होगा, इसकी डिकम्पोजिशन ही हो जाएगी अल्टीमेटली। ओके, क्योंकि वाटर तो थोड़ा बहुत होगा ही, ये सारा कुछ हम वाटर में यूज करते हैं। तो वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, CH3CH2OH। अल्टीमेटली आपके पास प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, C, दैट विल बी द इथेनॉल। तो C विल बी दी, दिस इज C, इथेनॉल। नाउ 18th का सेकंड पार्ट, CH3COH, इसमें अमोनिया कर दिया ऐड आपने, अमोनिया कर दिया तो ये तो अमाइड बनेगा। ओके, ये अमाइड बन जाएगा। अमाइड में ब्रोमीन प्लस KOH अगर ऐड कर दें, ब्रोमीन और KOH ऐड करने पे क्या होता है, अमाइड में ब्रोमीन प्लस KOH ऐड करने पे क्या था, ये कौन सी रिएक्शन है, देखी देखी लग रही है, जिसमें अमाइड को कन्वर्ट करते हैं। वेट, अब इसमें देखो, इसमें आपका अल्टीमेट जो CH3COH है, उसको पहले अमोनिया से रिएक्ट करवाया। अमोनिया और एसिड मिलके पहले क्या बनाते थे, हमने याद है हमने क्या किया हुआ है, अमोनिया, सॉरी अमोनिया बेस है, ये एसिड है, तो ये क्या बनाएंगे, पहले बनाएंगे सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा, ये वाला। ओके, और ये सॉल्ट वैसे स्टेबल नहीं होता, तो ये क्या करता है, ये वाटर रिलीज करवा के आपका अल्टीमेटली क्या बन जाता है, CH3।
C डबल बॉन्ड O NH2, आपका ये अमाइड बन जाएगा। तो A तो हुआ ये, ओके। उसके बाद इसको फर्दर रिएक्ट किससे करवाया है, KOH और ब्रोमीन से। ये है हॉफमन डिग्रेडेशन, ये हमने नेम रिएक्शन में पढ़ा हुआ है, हॉफमन डिग्रेडेशन रिएक्शन, ओके। हॉफमन डिग्रेडेशन में क्या पढ़ते हैं हम, कि जो आपका अमाइड होता है उसका ये बीच का CO निकल जाता है ये वाला, और 1 डिग्री अमाइन विल बी योर प्रोडक्ट। तो क्या बन जाएगा आपका इसका आंसर, CH3NH2। तो ये है बी आपका आफ्टर हॉफमन डिग्रेडेशन, ओके। ये आपका बी है, दैट इज CH3NH2। और उसके बाद ये क्या क्या, ये कौन सा टेस्ट है, CH3CCl3 क्लोरोफॉर्म और NaOH, ये कौन सा है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा इसका फर्दर, जब इसमें आपने ऐड कर दिया CH प्लस NaOH, ठीक है। कार्बाइलमाइन टेस्ट भी बोलते हैं ना इसको। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, इसका बन जाता है आइसोसाइनाइड, CH3N, दिस विल बी योर प्रोडक्ट। और आपका बायो प्रोडक्ट में क्या क्या निकलता है, इसमें NaCl और वाटर, ओके। बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। तो सी आपका कौन सा है, ये। और ये 1 डिग्री अमाइन है इसलिए ये रिएक्शन हुआ, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होता। आइसोसाइनाइड टेस्ट जो है वो सिर्फ 1 डिग्री अमाइन शो करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। अब ये नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, ये तो सिंपल ही है, ये तो सिंपल रिडक्शन है, SN और HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन करवा दो, ओके। ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी। उसके बाद रिडक्शन करवाने के लिए जरूरी नहीं है SN और HCl चाहिए, आप हाइड्रोजन और प्लेटियम भी यूज कर सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट चलेगा ना। आपने कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट तो पढ़े हैं इस चैप्टर में, जिनसे आप नाइट्रो को रिड्यूस करके अमाइन में बना सकते हो। उसके बाद इथेनॉइक एसिड टू मिथेनामाइन। इथेनॉइक एसिड कौन सा होता है, CH3COOH, और मिथेनामाइन का मतलब है CH3NH2। ये अभी अभी करी है हमने। पहले इससे बनाओ अमाइड, और जो अमाइड बन जाएगा उसकी हॉफमन डिग्रेडेशन कर दो, ओके। अभी करेंगे, देखना। ये वैसे पीछे कर ही लिया हमने। इसका हमने पहले बनाया अमाइड। अमाइड कैसे बनाया, बाय रिएक्टिंग विद अमोनिया, ओके। तो अमोनिया से रिएक्ट किया तो आपका ये बन गया अमाइड, ये वाला मिथेनामाइड। उसके बाद इसकी हॉफमन डिग्रेडेशन कैसे करी, ब्रोमीन और KOH की प्रेजेंस में, हॉफमन डिग्रेडेशन रिएक्शन, ओके। हॉफमन डिग्रेडेशन से क्या बनाया, CH3NH2 बन जाएगा, क्योंकि हॉफमन डिग्रेडेशन में ये पूरा डायरेक्ट बीच में से CO निकल जाता है, ओके। तो ये आपके पास आ गया मिथाइल अमाइन। इसको मिथेनामाइन भी बोलते हैं, मिथाइल अमाइन भी बोल सकते हो, ओके। सो दैट्स इट with amines, and that's it for today also.